सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। 21 पीसीएस, 22 और 23 इन तीनों में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ। और पीसीएस 2022 में मैं नायब तहसीलदार के रूप में चयनित था और अभी मैं उसी जॉब में हूँ। 2023 की ज्वाइनिंग मेरी अभी बची हुई है, वो होनी शेष है। तो यूपी पीसीएस में 2024 के केस में हम देखें तो हमारा प्रीलिम्स काफ़ी डिले हुआ, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ने का भी एक सीन देखने को मिल रहा है और काफ़ी चेंजेस इस बार के एग्जाम में होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार जो आपको आंसर शीट वगैरह मिलेगी वो एक कॉपी एक्स्ट्रा मिलेगी, जो आपकी ओएमआर होती है। और भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। अभी तक आपके गृह जनपद में पेपर होता था प्रीलिम्स का और आप मेंस लिखने के लिए इलाहाबाद वगैरह जाते थे या लखनऊ जाते थे, तो उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर एग्जाम की और तैयारी की बात मैं अपनी शेयर करूं तो मेरी तैयारी थोड़ी सी कन्वेंशनल और थोड़ी सी आप समझो कि लीक से हट करके है। तो सजेशन के तौर पे जैसे अक्सर लोग टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कि टेस्ट सीरीज लगा लेने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज वगैरह लोग लगाते हैं। बट मेरा तरीका थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया। अगर आप पीसीएस प्रीलिम्स के केस में देखो तो आई वुड गो कि अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो 2014 से लेकर के 2023 तक के जो 10 साल के पेपर हैं, आप उनको अच्छे से सॉल्व करो। और उसमें करंट का पोर्शन छोड़ करके, करंट में क्या देखना है वो तो बाद में शेयर हो जाएगा, करंट का पोर्शन छोड़ करके जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग सेक्शंस में, जैसे कि जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसका अलग से एक नोट बना लो। और उसके ऑप्शन भी आप देखोगे तो कई बार आपको रिपीटेड मिलेंगे। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं तो पीसीएस में यूपी के कई पेपर्स में, आरओ को भी आप ले सकते हो, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी ऐसी साइट है जो कि यूपी में मौजूद है। तो उसमें एक हुलास की साइट है, सहारनपुर की ये साइट है जो हम लोगों को नहीं पता होती है। तो वो हुलास की साइट फंसाने के लिए वो ऑप्शन कई बार देता है अलग अलग तरीके से, कि इसमें से कौन सी साइट है जो यूपी में है, यूपी में नहीं है। तो अगर आप उस ऑप्शन को पकड़ लो तो आप देखोगे कि पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन अलग अलग रूप में इस ऑप्शन के साथ 4 या 5 बार पूछा गया है। तो ये अप्रोच से आप थोड़ा सा अलग हट करके 4, 5, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो और कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद तो 1/3 माइनस मार्किंग है, तो आप उसको भी टैकल कर सकते हो। पेपर की तैयारी की बात की जाए तो अभी हमारे पास लगभग 3 महीने का समय शेष है। अगर आज से मैं देखूं तो 100 दिन का समय रह जाता है। 27 अक्टूबर को आपका ये पेपर होना है। और तैयारी के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स को तो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके लिए तो बेटर है, आपने अपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। नोट मेकिंग सबकी अलग अलग होती है, बट जितनी ज़्यादा कंसाइज होगी उतना ज़्यादा बेटर होगा। मतलब आपके नोट्स, मान लीजिए आपने पॉलिटी को टोटल 20 पेजेस में कंप्लीट किया है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि इन 20 पेजेस को आप रिवाइज कर सको आखिरी दिन या उसके एक दिन पहले या लास्ट वीक में कम से कम एक बार। तो आप जितना ज़्यादा कंसाइज बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ एक प्रैक्टिस के पर्पज से। टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन 2 आवर्स और नॉट। आपसे माइनस मार्किंग में कोई गड़बड़ी ना हो। आप ऐसा ना करो कि जैसे होता क्या है ना कि कई लोग वहां पे पेपर ले करके उसमें टिक कर लेते हैं बट ओएमआर नहीं भरते हैं, लास्ट में जाकर के ओएमआर भरते हैं। तो जो उसमें अगर एक भी क्वेश्चन इधर उधर हुआ और कम टाइम बचता है तो पता चला 14वें में जो आपको लगाना तो वो आपने 16वें में लगा दिया, और एक गलती हुई तो 4-5 ओएमआर में आपने नंबरिंग में गलती करी और आपके सारे ऑप्शंस गलत हो गए। तो ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करना चाहिए। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन शुरुआत के सॉल्व करे, जो आपको बुकलेट मिली उसमें आपने पेंसिल से टिक किया, आपका कंफर्म है कि हाँ इसमें ये फाइनल है, तो फर्स्ट राउंड में आप 150 क्वेश्चंस में जितने भी आपके फाइनल हो जाते हैं कि हाँ आप सर्टेन हो कि इसमें इसके बाद आपको ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप 95% प्लस श्योर हो, तो आप उनको करो। एक राउंड में आपके 70 क्वेश्चंस या 75 क्वेश्चंस भी हो जा रहे हैं, जो कि आधा पेपर हुआ तो भी बहुत है। तो फर्स्ट राउंड में आप उनको करके उनको एमआर में अपनी फिल कर दो, क्योंकि शुरुआत में आपका प्रेशर कम रहता है और अगर आपने इतना कम कर दिया तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए बात की जाए तो बहुत सी मैगजीन्स आती हैं, रेगुलर कोई ना कोई कोचिंग का मटेरियल तो आप लोग फॉलो करते ही हो, फ्री वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। आपका जो अपना खुद का एक सोर्स है, जो भी कोचिंग का मटेरियल आपने लिया है आप उसको फॉलो करो। और उसके साथ साथ लास्ट में जो बुक्स आती हैं, जैसे घटना सार आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, और घटना चक्र की जो आई दृष्टि आती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप उसको एज अ सब्सटीट्यूट इस्तेमाल कर सकते हो
कि मान लो किसी कोचिंग वाले के पास से आपके मटेरियल में 2-4 चीजें कम रही तो उसमें वो एडिशनली ऐड हो जाएंगी। तो 1+1 का ये सिनेरियो ठीक होता है, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसकी आप मटेरियल को लगा रहे हो या उससे पढ़ाई कर रहे हो करंट अफेयर्स की, वो फुल फ्लेजेड नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है। कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे करंट अफेयर्स बनाने वाले भी हमारे आपके जैसे ही एस्पिरेंट्स होते हैं, जो या तो सेलेक्ट हो चुके होते हैं या उन्होंने मेंस दे दिया होता है, इंटरव्यू दे दिया होता है, सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ऐसे ही लोग वहाँ पे बनाते हैं, कोई बहुत बड़े स्पेशलिस्ट नहीं बनाते हैं। तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। बाकी नोट्स आपने स्वयं के बनाए ही होंगे, उनको जितना कंसाइज रखोगे उतना अच्छा है, आपके लिए बेटर रहेगा। रिवीजन आपका लास्ट में होना चाहिए। सिंपल सा फंडा ये है कि आपने जितना कुछ बना करके रखा है, सजा करके रखा है आपके नोट्स, वो आप मैक्सिमम बार आखिरी 1 महीने या 15 दिन में कितना रिवाइज कर सकते हो और उस नॉलेज को कितना रिटेन कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने ही होता है, आपको 4 ऑप्शन में से एक को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो मेरे हिसाब से कुछ लोग इसमें जो यूपीएससी वाला अप्रोच रखते हैं कि हमें नेट टू नेट सही रखना है, मतलब 100 क्वेश्चंस जैसे यूपीएससी में होते हैं, तो उसमें कुछ लोगों का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा होता है, तो वो इस हिसाब से यूपी पीसीएस का पेपर भी सॉल्व करते हैं। बट मेरा मानना है यूपी पीसीएस के पेपर में आप इजिली 125 to 130 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइक रेट आपका कम हो जाएगा, बिकॉज आपने देखा है कि हर साल पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस गलत होते हैं, जिनमें वर्ड और लेटर्स में गलतियां होती हैं, जिसमें उल्टा सीधा कुछ भी पूछ लेता है। जैसे पिछले बार के 2023 का जो पेपर था वो काफी कंट्रोवर्शियल था पेपर। उसमें आपने देखा कि फाइनल आंसर की भी रिलीज नहीं की गई आयोग की तरफ से, और कई लोगों का कहना है कि 10 से 15 क्वेश्चंस उसमें चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से मार्कशीट भी काफी ऊपर नीचे हुई, और कई जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जो पहले से सिलेक्टेड थे 2022 में, वो भी प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो गए। तो इन चीजों पे आपका कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए आप सेफ साइड खेलने के लिए एटलीस्ट 125 to 130 क्वेश्चन सॉल्व करिए, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्राइक रेट। अगर आपका स्ट्राइक रेट खराब है, मान लीजिए वो 70% से कम है, देन आई वुड से कि आप 135 यानी कि 90% पेपर को सॉल्व करिए। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने पहले भी प्रीलिम्स निकाला है, तो आप इजिली 140 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। वही क्वेश्चन छोड़िए जो कि आपने बिल्कुल भी, मतलब उसका ऑप्शन या उसका जो डेटा है आपको कुछ भी नहीं पता। हिस्ट्री के अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कुछ भी नहीं पता होता, वो उल्टी सीधी किसी किताब से उठा करके ले आते हैं, जो हम लोगों ने ना पढ़ी है ना कभी जानी है। तो वो होते भी इसलिए है कि आप उनको सॉल्व ना करो, उनको छोड़ दो। इसके अलावा आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सीसेट के लिए नॉर्मली आपकी हिंदी या इंग्लिश, उन दोनों में से कोई एक चीज आप पकड़ लो, पैसेज दोनों में होता है, उसमें क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस लगभग हिंदी और इंग्लिश को मिला करके आते हैं। उसके अलावा सिंपल अरिथमेटिक होती है, कम्युनिकेशन के सेक्शन से कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप उनको देख सकते हो, उसमें 4 या 5 इजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप पिछले कुछ सालों के कम्युनिकेशन के क्वेश्चन की एक नोटिंग बना लोगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस सीसेट में तो मैं कहूंगा कि आप 5 साल के ही पेपर को उठाओ। पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए आप 10 साल का पेपर उठाओ, लेकिन सीसेट के लिए आप 5 साल का ही पेपर उठाओ। और कम्युनिकेशन के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनका एक नोट बना लो। उसमें कुछ चीजें बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन बाय कलर्स, कम्युनिकेशन थ्रू गेस्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायडिक, इंटरपर्सनल, तो वो चीजें रिपीट होती हैं। तो उनका अगर आप नोट बना लोगे तो कुछ नहीं, आप 3 से 4 क्वेश्चन उसको अपने कॉमन सेंस पे और जो भी आपने नॉलेज को रिटेन किया है, रिवाइज किया है, उसके आधार पे आप कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन का ये अप्रोच हो गया। और सीसेट में मेरा मानना है कि आपको 55-60 मैक्सिमम 70 क्वेश्चंस, अगर आप बहुत अच्छे हो मैथमेटिक्स में और आपको है कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो इतना करके छोड़ देना चाहिए। वहां पे बहुत बहादुरी वाला काम नहीं है कि आप उसमें टॉप करने की कोशिश करो, बिकॉज इट डजेंट मैटर्स। फाइनली जब नंबर आएंगे, आपका मेंस नहीं निकला है, तो आपका सीसेट और उसके नंबर का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, आप उसको देख करके खुश भी नहीं हो पाओगे। तो उसमें आप उतना ही सॉल्व करो जितना आपका इजिली हो जाए। 70 क्वेश्चंस मतलब अटमोस्ट काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 घंटे में ये आप इसको सफिशिएंटली कर भी सकते हो। अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को फोकस करो, और सबसे पहले 35 से 40 वो क्वेश्चंस जो आपके श्योर शॉट हैं कि ये आपके सही होने हैं या इसमें आपका स्ट्राइक रेट 90% प्लस का रहेगा, उनको करके अलग से टिक कर लो, ओएमआर में फिलअप कर लो, ताकि आप सेफ साइड पे रहो कि अब जो बाकी बचा टाइम है उसमें आपको केवल पेपर को देखना है। क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जा रहे हैं तो ठीक है, वरना आप सेफ साइड पे हो, आपका सीसेट निकल जाएगा। और इतना ही आपको चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। बाकी आपकी नोट मेकिंग हो गई, मैप वगैरह आप देख सकते हो। अगर हम थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के इशू की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कई क्वेश्चंस मैप बेस्ड आते हैं,
और कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि कोई थ्योरी पूछ लिया कि ये माइग्रेशन थ्योरी किसने दी थी, या पॉवर्टी को लेकर के कोई लाइन फ्रेज लिख दिया कि ये किस इकोनॉमिस्ट ने बोला था। तो ये हर बार कुछ ना कुछ नया आता है, इसको आप पहले से नहीं समझ सकते। हाँ, ये कर सकते हो कि पुराने वाली चीज़ों को पढ़ लो। जैसे क्वेश्चन है ना कि पॉवर्टी वो सोशल बूथ करके क्वेश्चन आया था, तो किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो आप अगर 8-10 सालों का पेपर देखोगे तो आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप अलग से नोट करके रख सकते हो। अब अगर हम बात करें आपके पिछले 10 वर्षों का जो प्रीलिम्स का पेपर है, उसमें आपने स्टैटिक को एक अलग से नोट मेकिंग कर ली, सारे क्वेश्चंस लिख डाले, ऑप्शन लिख डाले और उसको देख लिया कि ऑप्शन भी घुमा घुमा के कैसे पूछ रहा है। अब बचते हैं करंट का पोर्शन। तो करंट के पोर्शन में आपको ये देखना है कि पिछले 10 सालों में अगर यूपी पीसीएस ने अवार्ड पूछा है तो कौन कौन से अवार्ड पूछे हैं। अगर उसने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे हैं तो कौन कौन से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे हैं। आपको फोकस उन्हीं एरियाज पे रखना है जब आप अपना करंट अफेयर्स की तैयारी करो। फॉर एग्जाम्पल टेनिस के विम्बलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस में किसने जीता, विमेन में किसने जीता और उनके कंट्री कौन से हैं, क्योंकि अब ये कंट्री पे भी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो आपको ये चीजें याद कर लेनी है। जैसे अभी हाल ही में विम्बलडन जो है चैंपियनशिप वो समाप्त हुई है, जिसमें कार्लोस एल्केराज जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने जोकोविच को हरा दिया। और फीमेल में आई थिंक बारबरा जो कि चेक रिपब्लिक की है, उन्होंने हराया है। तो आप इन चीज़ों को याद कर लो। पिछले एक साल में जो लेटेस्ट आपके ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनका मेल और फीमेल मतलब मैन और विमेन आपको याद होना चाहिए। अवार्ड में आप देखोगे अक्सर अगर कोई नया अवार्ड ना आया हो तो पारंपरिक अवार्ड ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्कर अगर रिसेंटली आया है तो वो पूछ लिया, बुकर प्राइज वगैरह पूछ लिया। आप अगर डेज देखोगे, डेज एंड थीम्स की जो बात है, तो उसमें कुछ चुनिंदा डेज हैं जो अक्सर पूछता है। जैसे कि ओजोन, ये आपका जो है 17 सितंबर को जो होता है, आई थिंक एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कोई डे है। 16 सितंबर को ओजोन डे होता है, तो ये अक्सर पूछ लेता है। वाटर डे हो गया, पॉपुलेशन डे हो गया, इसकी थीम रिपीट होती है। और आपका रामसार कन्वेंशन वाला हो गया। तो ये कुछ ऐसे डेज हैं जो आप देखोगे अक्सर रिपीट होते हैं। कभी कभी इसमें क्या करता है कि मैच द फॉलोइंग भी दे देता है। एसडीजीज जो आपके 17 हैं टोटल, आप उनको अच्छे से याद कर लो। एसडीजीज से जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आई थिंक 2022 के पीसीएस में 2 क्वेश्चन एसडीजीज से आए थे। तो आप उनको अच्छे से याद कर लो, 1 से लेकर के 17 तक का। खास तौर पे 1 से लेकर 15 तक, आखिरी के 2 तो उतने नहीं इंपॉर्टेंट हैं। 1 to 15 आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहीं से आते हैं। तो आप एरियाज को आइडेंटिफाई करो। मेरा कहना है कि आप अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करो। कोचिंग में जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है या आपके जो भी टीचर हैं, मेंटर हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं, उसके अलावा आप 30% 40% अपना भी दिमाग लगाओ, खुद से रिसर्च करो। आप देखो पिछले 10 साल के पेपर कि उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका होगा और आप कम पढ़ाई करके, ज्यादा रिसर्च करके और थोड़ा कम बोर हो करके ज्यादा अच्छे से अचीव कर लोगे चीजों को। और विश्वास मानिए, इतना करके आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शंस एलिमिनेट करना आपको समझ में आ जाएगा। जो चीजें जो आपको एकदम से आइसोलेटेड दिखें, अगर 4 नाम आपसे पूछ रहा है कि हिस्टोरिकल कोई इवेंट है, आपको दे दिया और वो हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में आपको नहीं पता है। अब अगर उसमें गांधी जी का नाम आ रहा है, नेहरू जी का नाम आ रहा है, तो आपको पता है कि गांधी नेहरू से जुड़े हुए जो भी विषय रहे हैं वो हमारी किताबों में बहुत ही संक्षेप में दिए गए हैं। और ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं है जिसमें गांधी या नेहरू या सरदार पटेल उसके पार्टिसिपेंट रहे हों और हमारी किताब में ना दिया हो। तो अब अगर कोई ऐसा इवेंट आता है जो आपने कभी नहीं सुना, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा है, और ऑप्शन में गांधी, नेहरू, पटेल ऐसे जो मतलब चर्चित चेहरे थे हमारी फ्रीडम फाइटर के रूप में, उनके नाम दिए हुए हैं, तो आप समझ जाओ कि उसमें जो हिडन नाम है जो आपने कभी नहीं सुना, वो उसका आंसर हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं चीज़ों को समझने के और अच्छे से एनालाइज करने के, पेपर सॉल्व करने के। और जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे आखिरी में प्रीलिम्स के पहले, मेरा कहना है कि आप अगर 5 पेपर भी सॉल्व कर लेते हो अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, दैट इज मोर देन एनफ। बाकी आप पीसीएस के 10 साल के पेपर लगाओ 2014 से 2023 तक के, और सी सेट के आप 5 साल के पेपर लगाओ, इतना काफ़ी रहेगा। नोट्स बना लो अलग से। और अभी यूपीपीसीएस जो एक साल में जितने भी उसने पेपर कराए हैं, जैसे कि अभी एक पेपर हुआ था आई थिंक नगर निकाय का, उसमें कुछ जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन सबको भी एक बार देख लो, आरओ यारो का पेपर देख लो, उससे चीज़ें बेटर तरीके से हैंडल हो जाएंगी। तो इतना आई थिंक काफ़ी है। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन को कर सकते हो, और जो कुछ भी पूछना है, जिसके डाउट्स हैं, वो हम उसमें क्लियर कर देंगे। हाँ सर, थैंक यू। आपने तो काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं।
एक क्वेश्चन सर जनरली जो और लोग पूछते हैं, मैं चाहता हूँ आप उसको भी एड्रेस कर दें, फिर हम लोग काफी स्टूडेंट्स के डाउट्स लें। कि जैसे जो अभी टाइम हमारे पास है, उसमें प्री और मेंस, अगर कोई बच्चा मेंस भी कर रहा है या जो पहले से दे चुके हैं, इसको थोड़ा बताइए ना कैसे मैनेज करे, क्या प्रायोरिटीज रखे, प्री करे मेंस करे, कितना टाइम करे, तो काफी हेल्पफुल होगा बाकी लोगों के लिए। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने प्री कई बार निकाला बट उसका मेंस नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि वो अपने मेंस पे ध्यान दें, वो आखिरी एक महीने की पढ़ाई पे भी। क्योंकि देखिए, प्री में क्या होता है ना, 150 क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं, ये अगर बंदा समझ चुका है, वो प्री की नब्ज को पकड़ चुका है, तो वो इजिली एक महीने की पढ़ाई में भी निकाल लेगा। एक महीने मतलब लास्ट के एक महीने में फुल फ्लेजेड प्री पे फोकस करना। और अभी के जो 2 महीने हैं, इनमें आप 30 और 70% में डिवाइड कर सकते हो। 70% आपने मेंस कर लिया, 30% आपने प्री कर लिया, अपने नोट्स तैयार कर लिए, करंट अफेयर्स का मंथली जो कंपाइलेशन है वो कर लिया। अब इसमें भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत से लोग ईयरली करते हैं, 6 मंथ का करते हैं, 3 मंथ का करते हैं। बहुत से लोग मैगजीन का वेट करते हैं कि मैगजीन आ जाएगी तो उसी को पढ़ करके तैयार कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपका जो पेपर में जो भी स्टेप फंस रहा है, आपको फोकस वहां पे करना चाहिए। आपको पता है कि आप प्री निकाल सकते हो, आपने प्री निकाला है तो कॉन्फिडेंट रहिए। प्री में ऐसा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगा, आप इजीली निकाल लोगे पेपर। पेपर वैसे ही आएगा जैसे आता है, इतनी जल्दी ऐसा कोई व्यापक बदलाव नहीं आने वाला है। तो आप उसको अपने हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब अगर मान लीजिए आपका प्री नहीं निकल रहा है, आप मेंस में बहुत अच्छे हो, तो आपको प्री पे फोकस करना चाहिए। मेंस को आप 30 और 70, ये अपोजिट कर दो, 30% आप मेंस को दो और 70% प्री को दो, तो ये काफ़ी रहेगा। ओके, थैंक यू सर। और अब हम लोग जो जिन लोगों को डाउट्स हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट होगा, पहली चीज ये कि आप एक बार में अपना नाम और पूरा क्वेश्चन बता दें, ठीक है। एंड सेकंड चीज, जो बाकी लोग सुन रहे हैं, अगर उनके डाउट मान लीजिए किसी XYZ पर्सन ने पहले एड्रेस कर दिए हैं और इसी सर ने बता दिए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डाउट्स को रिपीट ना करें, ताकि हम ज्यादा वैरायटी ऑफ डाउट्स ले सके, ताकि सभी के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो हम लोग वन बाय वन अनम्यूट करते जाएंगे, हम नाम बोलते जाएंगे, टीम अनम्यूट कर देगी। आप अपना नाम बताइए, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ बैकग्राउंड नॉइज ना हो या किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, आप थोड़ा सा डेकोरम और इस चीज को भी मेंटेन रखिए। सो पहला डाउट लेते हैं महिमा महिमा जी का। जी मैम, आप डाउट पूछ लीजिए सर से। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप अपना डाउट बताइए। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है, सर हिस्ट्री में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी के, सर उसे कैसे टैकल करें सर? उसके मतलब कैसे नोट्स बनाएं कि जो क्रोनोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके सर? जैसे अभी जो आरओ का पेपर हुआ था फेब में, सर उसमें मोस्टली 15 to 16 क्वेश्चन जो है सर क्रोनोलॉजी बेस्ड पे थे, तो सर उससे यही मेरा डाउट है सर। तो क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग, ऑर्डरली सेट करना, उसे भी आप क्रोनोलॉजी में ही जोड़ सकती हैं। तो ये 3-4 तरीके के पेट क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हो। असर्शन रीजनिंग भी इसमें आ जाएगा, बहुत से लोगों का आई थिंक वो डाउट भी होना चाहिए। तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आपने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछा है। तो हिस्ट्री में आप देखो कुछ मेजर इवेंट्स हैं। जैसे अगर आप मॉडर्न इंडिया में आओ तो क्रोनोलॉजी में ये जो 1930 के बाद से 1947 तक का काल है हमारी हिस्ट्री का, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया, ठीक है, उसके बाद आपके कम्युनल अवार्ड्स कब दिए गए, गांधी और अंबेडकर के बीच का पैक्ट कब हुआ। तो ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक टाइमलाइन बना करके याद करना पड़ेगा। 1930 के बाद से जो इतिहास है हमारा, जो आपकी सेकंड, ये ये जो काउंसिल्स थी, 3 आपकी ये गोलमेज सम्मेलन जिन्हें आप कहते हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ से लेके 1947 तक की जो हिस्ट्री है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए। आप अगर स्पेक्ट्रम की किताब देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से ये दिया भी हुआ है। इसकी आप ना एक टाइमलाइन बना लो और टाइमलाइन को भी शॉर्ट फॉर्म में रख लो। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजी का सीन है वो सही कर देगा। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वॉर से आते हैं, जैसे कि वो बाबर ने लगातार जो 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी उससे क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन 2 साल पहले आई थिंक आया था, वो 4 अंग्रेजों के नाम थे कि कौन किस क्रोनोलॉजी में आया है। तो कुछ इसमें बाउंसर्स तो होते हैं, जैसे वो वाला क्वेश्चन आई थिंक मेरा भी गलत हुआ था, जिसमें वो 4 इंग्लिशमैन के नाम थे कि हॉकिंग्स कब आया था, रैल्फ फिच कब आया था। तो सब कुछ तो नहीं ठीक कर सकते हैं, बट हाँ कुछ की एरियाज हैं जैसे वॉर्स हैं,
और क्रोनोलॉजी के बहुत से आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे टेलीग्राम वगैरह पे, जिसमें आप देख करके स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में एक स्टोरी सी बना करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्रोनोलॉजी आपका पॉलिटी में भी पूछता है तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो। बेसिकली जो 1925 से 1930 के बाद से जो हिस्ट्री है वो आखिरी 17 सालों की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ईयर बाय ईयर क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सब आपको लाइन से याद होना चाहिए, क्योंकि पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी डेट थी। अब 4 डेट भी ऐसी देगा कि 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, और ईयर सेम है। तो आपको एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पे रट्टा मारनी पड़ेगी, इसका कोई और चारा नहीं है। और रट्टा मारने का मतलब है बार बार उसको पढ़ करके मन में किसी ऐसी डेट से याद रख लेना जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, घर में किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो आप वैसे याद कर सकते हो। तो ये हेल्प करेगा। बाकी क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आ गए तो फिर तो वहाँ पे आपको अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही उसको सॉल्व करना है, एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अभिषेक मौर्य जी का। सर अपना नाम बताएं और क्वेश्चन कोशिश करें एक बार में बता दें ताकि फिर सर रिप्लाई कर सकें। अभिषेक मौर्य। अभिषेक मौर्य जी आवाज आ रही है आपको? अपना सवाल पूछिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डाउट लेते हैं मोनी शुक्ला। मोनी शुक्ला जी, अब अपना सवाल पूछे। जो लोग भी हैंड रेस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सेशन में मतलब अटेंटिव रहें, उनका नाम कभी भी बोला जा सकता है। सो आप लोग अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहिए। ध्यान रखिए आप लोग खुद को अनम्यूट करिए, कई बार होता है कि हमें याद नहीं रहता अनम्यूट करना है खुद को। मोनी शुक्ला जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपके सामने जो माइक बटन होगा उसको अनम्यूट करिए, नाम बताइए और डाउट पूछिए ताकि सर रिप्लाई कर सके। और थोड़ा इफिशिएंट बनाइए सेशन को ताकि सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। आई गेस कोई इशू आ रहा है वहां पे। गुड इवनिंग सर। अभिषेक, नाम बताइए और डाउट पूछिए मैम, जल्दी जल्दी। हाँ सर मोनी शुक्ला। सर बस मेरा ये डाउट है कि जैसे जॉब में हूँ तो सर प्री और मेंस दोनों एक साथ सर मैनेज नहीं हो पा रहा है। सर प्री करती हूँ तो मेंस छूटता है और मेंस करती हूँ तो प्री छूटता है, तो ये मैनेजमेंट कैसे करूँ सर? देखिए, एग्जाम निकालने के लिए और नौकरी पाने के लिए आपको मेंस की पढ़ाई करनी है ना। प्री तो केवल एक जी सर। समझ लीजिए एलिमिनेशन राउंड है। इसमें जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको एलिमिनेट होना है। जो मेन कंपटीशन है वो 20 to 25,000 जो यूपी के और अन्य राज्यों के हिंदी भाषी प्रदेशों के लोग हैं उनसे आपका होता है। तैयारी तो जी आपको सर। मेंस की करनी है। आप इसके लिए 2 साल की अप्रोच ले सकती हो। फॉर एग्जांपल 2024 का प्री काफी डिले हुआ है, इसका मेंस फरवरी 24 के बाद होने की उम्मीद ज्यादा है, जब कुंभ मेले प्रयागराज में हो जाएंगे। और 2025 का जो प्रीलिम्स होगा जी वो सर। भी अप्रैल मई में हो जाएगा। तो आप 2 स्टेज की तैयारी करो। आप प्रीलिम्स की तैयारी इधर से करती चलो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने मेंस को भी इम्प्रूव करो। और टारगेट में ये रखो कि इस बार का आपका प्री निकला तो आप मेंस के लिए जी जान से जितनी आंसर राइटिंग कर पाओगी करोगी, लेकिन उस मेंस जी के सर। बाद जो अगला प्री होगा और उसके बीच में जो आपको गैप मिलेगा, आप उसमें प्री के साथ मेंस के अपने जो नोट्स हैं उनको इम्प्रूव करोगे। और जो भी आपके वीकर सब्जेक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल GS4 में स्कोरिंग होता है, GS5-6 जो हिंदी अभी आपका यूपी स्पेशल आया है वो स्कोरिंग है। हिंदी का पेपर जी जो है वो काफी स्कोरिंग होता है, तो आप इसके अलग से नोट्स बना के इसकी प्रैक्टिस करोगी। आपको दिमाग में ये रखना है कि प्री निकालना एग्जाम क्लियर करना नहीं है। प्री निकालने से जी कुछ भी नहीं होता अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती, आपके पास कंटेंट नहीं है तो। वो तो बहुत ही खराब जी स्टेज होती है कि 3 महीने में आपको आता कुछ नहीं है और आप करोगे क्या। तो आप मेंस की तैयारी करो। अगर आपका आज मेंस नहीं तैयार है तो मैं कहूंगा कि आप अगले 1.5 महीने सिर्फ मेंस को दो। तो ये तो आप 1 महीने की तैयारी पे भी निकाल लोगे अगर आपको MCQ सॉल्व करने का अप्रोच पता है, लेकिन आपका मेंस नहीं निकलेगा। तो आप फोकस करो मेंस पे। बाकी प्री को भी साथ में थोड़ा बहुत लेकर के चलो, 10% 20% जो भी हो जाए, डेली का 1 घंटा, और लास्ट में उसको फिर चेंज करके प्री कर लेना।
थैंक यू सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भानु चौधरी। सर अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना डाउट पूछिए ऋषि सर से। भानु जी। चलिए फिर शायद वो है नहीं, कोई नेक्स्ट ले लेते हैं। जैक्स स्पैरो, आपका जो यूजर नेम है जैक्स स्पैरो, जी आप अपना डाउट पूछिए, अपना नाम बताइए और डाउट पूछिए। नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? हाँ भानु जी बोलिए, सवाल जी पूछिए। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मैं कह जी सर, स्टैंडर्ड बुक भी सर पढ़ रखी है हर सब्जेक्ट की, और पूर्वावलोकन भी कर रखा है ये PYQ सर। लेकिन फिर भी सर लास्ट ईयर भी 75 पे ही रुक गया था, मतलब, और उससे पिछली वाला भी 75 to 80 पर ही सर रुक जाता है। इससे आगे नंबर नहीं बढ़ पा रहे सर, क्वेश्चन मतलब सही नहीं हो पा रहे इससे आगे सर। आपको प्री पे फोकस करने की जरूरत है। आपने पूर्वावलोकन की है, लेकिन देखिए पूर्वावलोकन का क्या सीन होता है, प्रश्न उसमें दिए होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होती है, उसमें लिखा होता है कि ये प्रश्न फला फला पेपर में पूछा गया है ना। कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे कि वो पता चले 20 एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको अगर पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना है तो आप पीसीएस के पेपर्स की एक कंपाइलेशन अलग से तैयार करो, 14 से लेकर 23 तक का, और उन क्वेश्चंस को याद करो, उनको सॉल्व करो, और अपनी एलिमिनेशन की टेक्निक में आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, है ना, इन चीज़ों को आप समझो। एग्जाम के कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एग्जाम के दिन ही आपको टेंशन ज़्यादा हो जाती है, तो रियल टाइम एटमॉस्फेयर को क्रिएट करो। 2-4 दिन जो सुबह 9 का टाइम होता है, 9:30 से जो पेपर होता है, उसमें आप पेपर को सॉल्व करो, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि घटना चक्र में होता क्या है, किताब तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है उसको ईयर स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसमें हर हिंदी भाषी राज्य के पेपर को, मतलब उसके क्वेश्चन को डाल दिया जाता है जो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। वो सन 90 से लेकर के अभी तक के जितने प्रश्न हैं उसमें वो डाल दिए गए हैं, तो आपको इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आज का एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो सन 90 के क्वेश्चन को नहीं डालेगा, वो बहुत ज्यादा 5 साल 7 साल 10 साल इससे ज्यादा पीछे क्या जाएगा, है ना। इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सभी इजी वे में काम करते हैं। तो आप इन लाइंस पे काम करो, आई थिंक आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और घबराओ नहीं प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स तो मेरा भी नहीं निकला था, तो मेरे साथ भी वही दिक्कत हुई थी कि हाँ मेंस हमारा तैयार था और प्रीलिम्स मेरा 1 नंबर से मिस हो गया था 2020 का। तो ये डर होता है, बट आप थोड़ा सा रियल टाइम एटमॉस्फेयर उसका क्रिएट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और घबराओ नहीं, पेपर निकल जाएगा। नेक्स्ट डाउट लेते हैं आयशा जी का। जी आप अपना नाम और अपना डाउट बताइए सर को। आयशा सिद्दीकी जी, जिनका भी नाम बोला जा रहा है प्लीज आप लोग अटेंटिव रहिए, और जैसे नाम बोला जाए आप अपना अनम्यूट करके तुरंत सर से डाउट पूछिए। मैम डाउट पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और फिर डाउट पूछिए। हेलो सर, नमस्ते, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी सर नमस्ते, क्वेश्चन जी जी कोई हाँ सर पूछिए। मेरा नाम सर पहले हाँ बोला गया था, पर वो दूसरे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने पहले बोल दिया अरे था। कोई बात नहीं, आप सर सवाल पूछो, कोई कोई बात बात नहीं। आप सवाल सर पूछिए भाई, कोई सर बात। मुझे ये पूछना है सर, मैंने 2 बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया है। मेरा जो पहला जो 2022 का अटेम्प्ट था उसमें सर मेरे 97 मार्क्स थे, और अब की बार जो दिया था तो उसमें 127 फर्स्ट आंसर की से आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में जो रियल मार्क्स थे वो 110 रह गए। तो सर मतलब क्या करा जाए जिससे प्रीलिम्स रुके ना, मतलब प्रीलिम्स के बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे 2023 के प्रीलिम्स में? सर इस बार मैंने 140 के आसपास किए थे। 140 किए थे, ठीक है, तो यस। आपका रेशियो तो ठीक था। अब आपको देखना ये है, अब चूंकि इन्होंने संशोधित आंसर की तो जारी नहीं की है, तो आप ये पता भी नहीं कर सकते कि 127 मार्क्स कैसे कम होकर के 110 पहुंच गए। सर जो फर्स्ट आंसर की थी उसमें मैंने चेक किया था, पूरा मिलाया था, जो 2 या 3 दिन बाद आ जाती है, उसमें 127 कुछ आ रहे थे। पर अभी जो जब की आउट हुई थी, जब पूरी मार्कशीट आई थी, उसमें 110 थे।
सर सी सेट मेरा हो जाता है, बस GS1 है वो हर बार रह जाता है। मैं समझ गया। अभी जो रिजल्ट आया उसमें आपके 110 नंबर थे, तो यस। आपका उसमें रह गया। मैं कहूँगा कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। आप इसको 145 तक लेकर के जाओ 2024 में। वही यस क्वेश्चन सर। छोड़ना जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो, है ना। और ओके सर। ऐसा करो कि कुछ क्वेश्चंस इनके ऐसे होते हैं जिनमें मतलब डाउट वाला सीन आता है। जैसे है ना कि पीसीएस वाले अपनी कुछ अलग ही आंसर की लेकर के चलते हैं कि हम तो यही सही मानेंगे। थोड़ा सा उन यस पे सर। स्टडी करो, पिछले 10 साल के पेपर में ऐसे कौन कौन से डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहे हैं, उसमें यूपी पीसीएस ने क्या सही माना है। थोड़ा सा अप्रोच समझने की कोशिश करो। बाकी आपके साथ तो मैं ये कहूंगा कि आपका सिलेक्शन तो पिछली बार भी हो जाना था प्रीलिम्स में। अब वो क्या खेल हुआ ये तो हम सबको नहीं पता है, क्योंकि मेरे भी साथ के कई डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे, 22 में मेरे साथ के सिलेक्टेड थे, बैचमेट थे, उनका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो सीटें भी कम थी 2023 में, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हम मान सकते हैं। लेकिन इस बार सीटें भी अच्छी हैं, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। आप तो पिछली बार को एक दुस्वप्न मान करके उसको भूल जाओ। मेरा आपको सजेशन ये है, आप जिस अप्रोच से पढ़ाई कर रहे हो उसी अप्रोच से करो और 145 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ एटलीस्ट। मतलब जो एकदम से नहीं आते उन्हीं को छोड़ना, उसमें भी अगर तुक्का मार सकते हो मार देना, ताकि आप सेफ रहो। और पिछली बार का भूल जाओ, क्योंकि उसमें सीटें भी कम थी। वो काफी मतलब विचित्र प्रीलिम्स था, मैं उसको ये कहूंगा। पिछले 6-7 सालों में इतनी कम सीटें कभी नहीं आई, और ऐसा रिजल्ट भी कभी नहीं आया कि जो डिजर्विंग थे वो बाहर हो गए। और अब उसमें ज्यादा बोलना उचित भी नहीं है। आपकी अप्रोच सही है, आप निकाल लोगे, है ना। बी कॉन्फिडेंट। सो नेक्स्ट आयशा, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ मैम, क्वेश्चन पूछिए। हाँ यस सर, वेरी गुड इवनिंग टू यू। सर मेरी एक सिंपल सी क्वेश्चन है। एक्चुअली आई एम वर्किंग हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्री ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा मेंस की तरफ कोई खास अप्रोच लग नहीं पा रहा वर्किंग होने की वजह से। मुझे इतना कम टाइम मिल रहा है कि मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पा रही हूँ। और इवनिंग में जो टाइम मैं मैनेज करती हूँ उसमें प्री और जो मेरा डेली टारगेट है वो क्वेश्चंस, इन सब के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं मैक्सिमम आंसर राइटिंग करके मेंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करूं। तो सर व्हाट शुड आई डू? शुड आई क्विट माय जॉब और फोकस ऑन माय मेंस, और व्हाट शुड आई डू? प्लीज टेल मी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक बार तनु मैम देखिएगा, सर की वॉइस आ रही है? नहीं आ रही है सर की वॉइस। ऋषि सर आपके साइड से थोड़ा। ओके सर। हेलो यस हेलो, सर। आवाज आ सर रही है? ऑडियो, हाँ ऑडियो का सर थोड़ा दिक्कत है। एक बार आप फिर से बता दीजिए जो उनका डाउट था। हाँ थोड़ा जी, मैं आपका ये कह रहा ऑडियो था रुक। जी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जॉब छोड़ने की जहां तक बात है वो आपकी पर्सनल कंडीशन है, बिकॉज वो मुझे नहीं पता। अगर आप छोड़ सकती हो तो आप, आपका डिसीजन है, आप उसको देख लो अपने हिसाब से, आप बेटर उसमें डिसीजन लोगी। जहां तक बात है एग्जाम निकालने की, मैंने 10 मिनट पहले ही बोला कि अगर आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है तो आपको मेंस को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यही मेन स्टेज होती है। इंटरव्यू में आपकी कोई गारंटी नहीं है आपको 50 नंबर मिलेंगे, 60 नंबर मिलेंगे, 70 नंबर मिलेंगे। आपको अपनी तैयारी को मेंस इंटरव्यू प्रूफ बनाना है, आपको मेंस पे फोकस करना है। अब अगर आपने तैयारी नहीं की है, आपकी आंसर राइटिंग नहीं है, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि अब तो पेपर 5 पेपर 6 आ चुका है यूपी का, और वो स्कोरिंग हो चुका है, जीएस स्कोरिंग हो चुका है, हिंदी का पेपर स्कोरिंग है। तो आपको इसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। और मैं आपको फिर बताऊं कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप 3 महीने में तो ये नहीं कर पाओगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप 3 महीने में नहीं कर पाओगी। आप मान लो बहुत अच्छा आपने किया, उसमें सारी छुट्टी ले ली, दिन रात आंसर राइटिंग की, तो ये हो सकता है कि आप इंटरव्यू तक पहुंचो, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू के बाद वहां से रिजेक्ट हो जाओ। तो आप वही है, डबल स्ट्रेटेजी लेकर के चलो। चूंकि 2024 का प्रीलिम्स लेट है, इसलिए आपको 25 में भी मौका मिलेगा। 24 का आप मेंस दे करके जब बैठोगी तो उसके 15 दिन से 1 महीने के अंदर ही 25 का प्री भी आ जाएगा। तो आप दोनों को फोकस करके चलो एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी के साथ। जॉब में रह करके आप डेली 2-4 क्वेश्चन लिख पा रही हो तो ठीक है, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप रिजाइन करो। और मेंस के पहले अगर लीव मिल जाती है तो यू शुड गो फॉर इट।
लेकिन तैयारी मेंस की होनी चाहिए। अगर आपका प्री तैयार है तो अब आप प्री को छोड़ दो, 2 महीने आप केवल मेंस की आंसर राइटिंग करो, मैं तो यही कहूंगा। ओके सर। सो नेक्स्ट एडवेंचर, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। एडवेंचर, ओके। सो नेक्स्ट आलोक शुक्ला, हेलो। जिनका भी नाम लिया जा रहा है उनसे आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप थोड़ा अटेंटिव रहिए। जैसे ही नाम लिया जाए आप तुरंत अनम्यूट करिए, अपना नाम और क्वेश्चन बताइए, ताकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन ले सकें। काफी लोगों ने हैंड रेज करके रखा हुआ है। ओके, आई अलाउड रीचर। सो रीचर, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रीचर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे 2023 में मतलब मैं उससे आता हूँ, जैसे सपोज आपके पास सोसाइटी के नोट्स है मेंस के, ठीक है, तो जैसे हम उसको रिवाइज कर रहे हैं तो मतलब कितना मुश्किल होता है कि उस सेम कंटेंट को ऑर्गेनिकली वहां प्रोड्यूस करना। तो आपका मतलब क्या सजेशन रहेगा कि जैसे वहां हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें कई बार ऐसा लगता है यार कि मतलब मैं भूल गया, लाइक मैं 40% भूल गया, तो अब मैं उसको कैसे करूं, मतलब उस चीज को कैसे टैकल करना है। मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपकी मतलब क्या सजेशन रहेगा कि इसको ऐसे करना कि जैसे हमने नोट्स बनाए तो हम उतना ऑर्गेनिकली नहीं वहां लिख पाते, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज में कुछ और लिखते हैं, वहां कुछ और लिखते हैं, डेफिनेटली होता है। तो फिर आपका इस बीच में मतलब क्या सजेशन रहेगा कि हाँ ऐसे करो तो काइंड ऑफ वो सही रहेगा चेकअप के लिए। देखो, मेरा इसमें ये कहना है कि आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो आंसर है, आप जैसे नोट्स आपने बनाए इंडियन सोसाइटी के, आपने आंसर राइटिंग की इंडियन सोसाइटी, उन दोनों में फर्क होना चाहिए। जो एग्जांपल आप नोट्स में दे रहे हो वही आप अपने आंसर राइटिंग में भी करो, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स जब उसको लिखोगे, पढ़ोगे, याद करोगे, तो एग्जाम में रिटेन कर ले जाने की कैपेसिटी आपकी या आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो ज्यादा रहेगा। होता क्या है ना कि हम लोग नोट्स में कुछ और लिखते हैं, आंसर लिख रहे हैं तो 4 लोगों का आंसर देखा कि अरे उसने तो बहुत शानदार एग्जांपल दिए हैं, मार्क्स उठा देते हैं, तो फिर एग्जाम में कुछ और। यस, मतलब कोरिलेशन होना चाहिए, मतलब जो मतलब नोट्स में वही हमारा जाना चाहिए आंसर राइटिंग में, और फिर वहां से एट द एंड जब हम लिखने बैठेंगे तो वो सेम चीज जाना चाहिए। ठीक है। और आपको 20 आंसर लिखने हैं, वहां पे आप इस हिसाब से काम करो, 2-4 आंसर राइटिंग देख करके उस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला। आंसू, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो आंसू। प्रणाम सर, आशुतोष बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ा जैसे अभी आप बता रहे थे वही मेंस और प्रीलिम्स को लेकर के जॉब के साथ वाला एक बार फिर से कर दीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गई है कि जॉब छोड़ी जाए या प्रीलिम्स निकलना श्योर हो जाए उस दिन 100 क्वेश्चंस हो जाए तो 3 महीने का सबैटिकल लीव ले ली जाए, क्या क्या करना सही रहेगा? देखिए, लीव ले सकते हैं तो लीव लेना ज़्यादा बेहतर होता है, जॉब छोड़ना तो कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि ये आपको बाहर करने के लिए है ना। 500-600 सीटें होती हैं, 6 लाख लोग पेपर देते हैं, 3 लाख लोग बैठते हैं, 20-25 हज़ार मेंस लिखते हैं, 2-2.5 हज़ार इंटरव्यू देते हैं। तो जॉब छोड़ना तो मतलब आज के समय पे जब जॉब्स का इतना ज़्यादा तंगी है तो जॉब छोड़ना तो ठीक नहीं है। आप छुट्टी ले लो, रिक्वेस्ट कर लो, जैसा भी है आपका सरकारी प्राइवेट, आप देख लो उसे। और तैयारी तो देखो आपको मेंस की ही करनी पड़ेगी, आप प्रीलिम्स निकाल के कोई अचीवमेंट नहीं हासिल करोगे, है ना। तो आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो आप मेंस स्पेसिफिक तैयारी करो। और 2 साल का अभी अभी जो भी लोग ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स मेंस का ये इशू आ रहा है या जॉब वाले हैं, मेरा उनको सजेशन ये है, जो लोग भी सुन रहे हैं उसमें जो भी ऐसे हैं वो एक बात सुन लें कि आप 2 साल की तैयारी लेकर के चलो, क्योंकि आप 2024 का प्रीलिम्स दोगे, उसका मेंस लिखोगे 2025 के फरवरी या मार्च में, और 25 का प्रीलिम्स आप दोगे अप्रैल तक, तो उसका मेंस भी 3 महीने के अंदर आ जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जब आप मतलब एक ही साल के अंदर आपको 2 मेंस लिखने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप दूसरे मेंस पे ज्यादा फोकस करोगे कि ये तो मुझे अचीव करना है, प्रीलिम्स निकालना है 2024 का, 2024 का मेंस लिखना है, उसमें बेटर परफॉर्म करना है, और अगर कोई कमी रह जाती है, मान लो आप इंटरव्यू तक पहुंचे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता है,
आप पहुंचोगे पहली बार इंटरव्यू में तो लगेगा कि वी आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड, बट ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम लोग वहां से भी रिजेक्ट होते हैं। मेरा भी पहला इंटरव्यू था 2021 का, तो मुझे भी लगा, पूरे घर में सब खुश हो गए कि अरे भाई अब तो लड़का बन ही जाएगा। तो पहली बात तो ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, कम से कम लोगों को बताइएगा, वरना बहुत बेइज्जती होती है। और जितना कम बताएंगे उतनी कम बेइज्जती होगी। और अगर आप 2025 में साथ में लगे रहेंगे, एक मोटिवेशन आपको मिलेगा कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे और आप बेहतर कर सकते हो, तो उसके मेंस में आप और बेहतर लिखोगे, और सर्टेनली अगर आपने इम्प्रूव किया है तो आपका सिलेक्शन होगा, राइट। और जॉब के केस में तो मैं यही कहूंगा कि भाई छोड़ना वोड़ना मत, छुट्टी ले लेना, थोड़ी रिक्वेस्ट कर लेना, प्राइवेट में हो तो भी, है ना। और ढंग से रिक्वेस्ट करोगे तो कोई भी हो मान जाएगा, नहीं मानता है तो फिर आप देखो, आपका डिसीजन है, रिस्क तो सबका पर्सनल है। नेक्स्ट कार्तिक, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। राधे राधे सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि टैक्स असेसमेंट की जो है उसका जो प्री का जो आता है तो वो अलग से आती है या मतलब कंबाइंड रहती है? नहीं, मैं आपका समझ नहीं पाया क्वेश्चन, आप फिर से बोलिए जरा। जो टैक्स असेसमेंट की जो वैकेंसी है, हाँ, उसके रिजल्ट जो प्री का है उसका अलग से आता है या एक ही में रहता है? नहीं, पूरा एक होता है। पीसीएस में सारा प्री एक होता है। वो यूपीएससी में फॉरेस्ट वालों का अलग है, बाकी सब पीसीएस में सब कंबाइन एक ही है। अच्छा, जो जो नहीं सर, जो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर का जो है ना सर, उसमें इकोनॉमिक ही लेते हैं? नहीं, इकोनॉमी वो ग्रेजुएशन आपको प्रेफरेंस देते हैं, कुछ स्पेशल पोस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपको सब रजिस्ट्रार बनना है तो आपको लॉ की डिग्री चाहिए वहाँ पे, तो वो कुछ स्पेशल पोस्ट है। बाकी सिंपल ग्रेजुएट के लिए जो पोस्ट है वो तो है ही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये, हिंदी पर सर कैसे स्कोर करें कि हिंदी पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं? हिंदी के लिए आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, ग्रामर तो आपको रटनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी। मुहावरे वाले सेक्शन में आप जो वाक्य प्रयोग करो ना, उसमें आप काफी डायनामिक उसको लिखने का प्रयत्न करो। फॉर एग्जांपल उसमें करंट अफेयर्स की चीजें लिखो, उसमें कुछ रामायण महाभारत से चीजें उठा करके लिखो, राइट। मतलब एग्जाम्पल का ज्यादा प्रयोग करें सर? हाँ, एग्जाम्पल का प्रयोग करो। और जो भी आप ये संदर्भ, प्रसंग और सारांश वगैरह लिखते हो, संक्षेपण लिखते हो, इसमें भी आप रामचरितमानस के दोहे, कबीर, रहीम, सूरदास, इन सब चीजों को थोड़ा सा इस्तेमाल करो। थोड़ा हिंदी स्पेसिफिक बनो। जैसे एस्से में आप कोटेशन याद करते हो, पूरा नोट्स बनाते हो कि हाँ विमेन पे ये कोटेशन लिखेंगे, इस पे ये लिखेंगे, ऐसे ही मेहनत हिंदी में कर लो। राइटिंग अच्छी रखो, हिंदी में कोई गलतियां ना हो, तो नंबर स्कोर आपका बढ़। ओके, थैंक यू सो मच सर। Okay, so next Saswat, please ask your question. Saswat? Hello? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शाश्वत जी, प्रश्न पूछिए। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया, आप अपना सर प्रश्न मुझे, जी सर, मुझे सर पूछना था प्रारंभिक से रिलेटेड। सर मुझे हिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, घटना चक्र वगैरह रिवीजन किया, लेकिन सर प्रॉब्लम हो रही है, मैं टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहा हूँ तो मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूँ अभी? तो हिस्ट्री में मॉडर्न और मॉडर्न तो है, उससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। उसको तो मुझे नहीं लगता आपको मॉडर्न में कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी तो एंशिएंट और मेडिवल में होगी, है ना। जी सर, सही कह रहे हैं आप। तो सबसे ज्यादा दिक्कत एंशिएंट में आ रही होगी, या हो सकता है मेडिवल में आ रही हो, नाम हम या ना याद हो रहे हो काफी। बिल्कुल सर। उर्दू और उसके नाम है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, क्वेश्चंस देखिए किस हिसाब से पूछा जा रहा है। मेडिवल में टाइटल्स बहुत पूछता है, वॉर जो हुई है वो पूछता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी पूछता है, जैसे कि वो सक्सेशन की जो बैटल हुई थी दारा शिको और औरंगजेब के बीच में, उसकी क्रोनोलॉजी, बाबर की चारों लड़ाइयों की क्रोनोलॉजी, इन चीजों पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चंस इनके देखिए, दिल्ली सल्तनत में कौन सी नई चीजें आई, किस राजा ने क्या नया किया। और जो एक क्रोनोलॉजी जैसे अलाउद्दीन खिलजी की पूछा था कि पहले उसने कौन से राज्य को जीता, फिर वो दक्षिण कब गया। तो थोड़ा सा अप्रोच को साइंटिफिक बनाइए, वही चीजें पढ़िए जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं। और एंशिएंट में तो मुझे लगता है कि 4 ही 5 टॉपिक हैं। बुद्धिज्म हो गया, जैन हो गया, इंडस वैली, सिंधु घाटी, ये सभ्यता हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत ज्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री सभी के साथ प्रॉब्लमेटिक होती है, कोई भी उसको एकदम अच्छे से नहीं कर पाता। बाकी सब्जेक्ट पे आप फोकस करो, पॉलिटी को 100 आउट ऑफ 100 करने की कोशिश करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको कट ऑफ ही तो निकालनी है।
ओके, सो नेक्स्ट आकांक्षा सिंह, आप अपना डाउट पूछिए। हेलो, आकांक्षा। ओके, नेक्स्ट शैलजा तिवारी। शैलजा, प्लीज आस्क योर डाउट। हेलो, एनीवे, अमन तिवारी। अमन जी मैम। जी, आस्क योर डाउट। सर मुझे साइंस के लिए क्या करना चाहिए? जनरल साइंस प्रीलिम्स के लिए आप लूसेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। लूसेंट की साइंस की बुक आती है, वहां से आपका इजीली हो जाएगा। और कोई पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़नी है? नहीं, और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लूसेंट से हो जाएगा। बायो के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 4-5 एरियाज हैं उसमें, विटामिन का, बीमारियों का, उन पे ज्यादा फोकस कर लो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो नॉर्मल ही है, बहुत ज्यादा आता नहीं है। और इकोनॉमिक्स के लिए अलग कोई बुक या उसी घटना तक उससे लूसेंट से ही पढ़ लें? इकोनॉमिक्स तो लूसेंट से नहीं होगी। इकोनॉमिक्स वाली वो आती है घटना चक्र की, इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट, उसको खरीद लो, है ना। और कुछ टॉपिक हैं जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया, और ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये जो अलग अलग एरियाज हैं, इनका एक टर्म तैयार करके पिछले 10 साल के पेपर देख लो, उसमें देखो कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चन पूछे हैं और उनका बेसिक तैयार कर लो। बहुत ज्यादा आता नहीं है, 3-4 क्वेश्चन तो बजट के ही आते हैं, और हमें नहीं लगता कि 8-10 क्वेश्चन से ज्यादा इकोनॉमी में पूछता है, तो इतने से आपका हो जाएगा। जी। ओके, नेक्स्ट अभय कुमार, अपना डाउट पूछिए। अभय, अभय, प्लीज आस्क योर डाउट। ओके, नेक्स्ट एस्पिरेंट। हेलो, जिनका भी नाम लिया जा रहा है, प्लीज आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहिए, ताकि जैसे ही आपको अनम्यूट किया जाए आप सवाल पूछ सकें। सर भी वेट कर रहे हैं, सर के और भी अलग ऑब्लिगेशंस हैं, इतना टाइम निकाल करके आए हुए हैं, और बाकी लोगों को भी मौका मिल सके। तो आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि सेशन को और इफेक्टिव और मतलब ऑर्गेनाइज बनाइए। अटेंटिव रहिए आप सभी लोग। शशांक, आप अपना डाउट पूछिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए क्या दिक्कत है? मेरा अटेम्प्ट 2025 में है, और मेंस का मैंने पढ़ लिया है, मतलब कि मेरे पास सिलेबस डन है और उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। पीटी के लिए सर सजेशन दीजिए कि घटना चक्र ऑल सब्जेक्ट अगर हो जाए तो उससे कितनी पॉसिबिलिटी है, इसके मतलब उसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा पीटी के लिए? उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, 2014 से लेके 2000, आप चूंकि 2025 में दोगी, तो मतलब 2014 से 2024 तक का जो आप प्रीलिम्स का पेपर है उसको मल्टीपल टाइम लगा लीजिए, और सफिशिएंट रहेगा। आखिरी में कुछ टेस्ट सीरीज हो गई। सीसेट के लिए 5 साल का पेपर लगा लीजिए, और मेंस आपका तैयार है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको और ज्यादा आंसर राइटिंग और उसे परिपक्व कर सकते हो, राइट। वही सर, मैंने 23 में स्टार्ट किया था, मुझे 1+ ईयर हो चुका है मेंस पढ़ते पढ़ते। अब मेरा ये है पॉइंट, जैसे मैं मेंस पढ़ रही हूँ, डीप में पढ़ रही हूँ, फैक्चुअल डेटा कम होता है मेंस में, तो जैसे घटना चक्र पढ़ लिया और मेंस का आंसर राइटिंग कर लिया, तो प्रीलिम्स में प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसके लिए सर? नहीं, प्रॉब्लम कैसी होगी मेंस में? मेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत से क्वेश्चन तो प्रीलिम्स के वहीं से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। जी सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिंपल फॉर्मूला है। GS1 के लिए 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और GS2 यानी कि सीसेट के लिए 5 साल का, आराम से हो जाएगा। सर जैसे एनसीईआरटी है तो मैंने उसका कोई नोट्स नहीं बनाया, बस ऐसे ही मैंने पढ़ लिए बुक सारी, उसके नोट्स और मेरे पास रिवीजन के लिए नहीं है। और स्टैंडर्ड बुक भी मैंने ऐसे पढ़ ली है, जो
पीडब्ल्यू के नोट्स है, मैं मेंस उसी से पढ़ रही हूँ। तो अलग से क्या मतलब कि बुक से पढ़नी पड़ेगी क्या मेंस के लिए? नहीं, अब बुक तो मत ही पढ़ो आप। अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली है तो प्रीलिम्स के लिए आप बुक तो मत पढ़ो। किसी कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल ले सकते हो और उसमें से अपने ओके नोट बना सकते हो। हाँ सर, करंट अफेयर के लिए एडिटोरियल का कितना परसेंटेज होता है? एडिटोरियल कितना पढ़ना चाहिए? यूपी पीसीएस में कोई मतलब नहीं है। मेंस में क्वेश्चन आता भी है तो 1 या 2 आता है, कोई मतलब नहीं। करंट का तो इस्तेमाल आप मतलब कि जैसे यूपी के पेपर, यूपी स्पेशल के पेपर के लिए आप कर सकते हो और वहां से आप खबरें निकाल करके यूज कर सकते हो। एडिटोरियल का कोई उपयोग नहीं है। एडिटोरियल तब तक था जब तक ऑप्शनल था, ऑप्शनल है ही नहीं तो फिर एडिटोरियल का क्या मतलब। आप उसमें से बहुत ज्यादा कोटेशन उठा सकते हो ऐसे में लिखने के लिए, मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई मतलब है पीसीएस के केस में। यूपीएससी में है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। मतलब सर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हर जो अप्रोच है उसको थोड़ा आप लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके और पीसीएस या यूपीएससी दोनों के हिसाब से अलग स्ट्रेटेजी बनाइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन में, जनरल जो हम लोगों के पास क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं पूछना चाहूंगा। थोड़ा सा बड़ा नॉन ट्रिवियल सा क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत लोग ये फेस करते हैं कि कई लोग जैसे हम लोगों से सर पूछते हैं कि एग्जाम्स टाइम में जो एक रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम ना काफी फैक्चुअल वैसा है, तो सर कुछ अगर हेल्प कर सकें कि लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो 2 घंटे के आवर्स में, या रिकॉलिंग कैपेसिटी पे कैसे काम किया जाए ताकि एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो। देखिए, होता क्या है कि हम लोग तैयारी बहुत करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, खूब नोट्स बनाते हैं, खूब जगह लिखते हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग, अच्छे अच्छे पेनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको इस हिसाब से नहीं बनाते कि आखिरी 15 दिन 20 दिन में हम उसको रिवाइज कर सकें मल्टीपल टाइम्स, जो कि ज़रूरी होता है, रिकॉल कर सकें। तो जैसे आपने सपोज करो आपने पॉलिटी उठाई, ठीक है, लक्ष्मीकांत उठाई, आपने 40 पेज का नोट्स बना लिया, उसमें आपके आपके हिसाब से जितने चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन ये 40 पेज का जो नोट है ये आप आखिरी में रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको रिवाइज करने में आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और अगर आप अभी मान लो जल्दी की तैयारी आपने स्टार्ट की है, आप पुराने चावल नहीं हो, तो आप कई चीज़ें भूलोगे भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो जल्दी क्लियर होते नहीं है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो मेरा कहना है कि जो आपने कंसाइज नोट्स बनाए हैं ना, उनको और कंसाइज करो। वो 40 को आप 5 पेज 7 पेज 10 पेज में लाने की कोशिश करो। और नोट्स में जो जो चीजें आपको याद होती चली जाती हैं, कई चीजें ऐसी होती है ना, आप लिख लेते हो उसे और आप जब दोबारा पढ़ना चालू करते हो तो आप देखते हो यार ये तो आपने लाइन देखी नहीं, आप समझ गए कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो जो याद होता चला जाए उसको छोड़ दो, अगले राउंड से अगले राउंड जो रिवीजन का आपका है ना उसको वहां पे पढ़ना छोड़ दो। जो नहीं याद रह रहा है उसको पढ़ो, और कोशिश यही करो कि आप वही लिखो वही पढ़ो जो आप रिवाइज कर सको। अपनी कैपेसिटी पे भरोसा करो, सबको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पता है, और लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके सुकून से जाओ। जो भी आंसर है आपके सामने है, जो 4 ऑप्शन है उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है, अगर वो चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके नंबर तो सभी को मिलने हैं। ऐसा भी कई बार होता है प्रीलिम्स में, तो उसको लेकर के आप फोकस्ड रहो और आराम से आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा सिलेबस कोई नहीं तैयार कर पाता, सारा क्वेश्चन किसी को नहीं आता है। एक वो एलिमिनेशन का राउंड है, और अप्रोच आपको सही रखनी है, साइंटिफिक रखनी है, अपने पे भरोसा रखना है, अपने नोट्स पे भरोसा रखना है, इधर उधर बहुत भागना नहीं है, और बेवजह की टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन है कि आप 2 घंटे में बैठ के बुकलेट में क्वेश्चन टिक कर पा रहे हो, OMR में भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो। ये प्रैक्टिस है, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं ना, जैसा मैंने बताया था कि 1.5 घंटे में बुकलेट में तो सब सही कर लिया, आखिरी आधे घंटे में OMR में उन्होंने गड़बड़ कर दी। तो ये प्रैक्टिस को ठीक करने के लिए आप ऐसा करो, बाकी टेस्ट सीरीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन वही आएंगे जो PYQ के पैटर्न पे है, और PCS में तो 30 से 40% थीम वही रिपीटेड होता है। वही आपसे ग्रासलैंड्स पूछे जाएंगे, वही लड़ाइयाँ पूछी जाएंगी, वही अकबर बाबर पूछा जाएगा। ये सब फिक्स्ड क्वेश्चन है, आप आराम से रिसर्च करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप थोड़ी मेहनत करो और बाकी बहुत टेंशन ना लो। थैंक यू सो मच सर। मतलब सिविल वाला टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके आए, और अभी के रिसेंट टाइम में सच बता रहे हैं सर, बहुत सारे लोगों के डाउट्स प्रीलिम स्पेसिफिक थे, एंड आई मस्ट से कि ये जो सेशन था आप इतना सटीक टू द पॉइंट, और मतलब जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होता है जो आपने शेयर किया हुआ है, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट है 1-2 बार दिया होगा तो उसको चीजें पता होगा कि वाकई जो आप बोल रहे हैं कि वो होता ना कि हिटिंग द बुल साइड। तो काफी अच्छा लगा। आई होप हमारे सारे जो टीम मेंबर्स हैं
फॉलोअर्स उनको अच्छा लगा होगा। सर लास्ट में आप बताइए, आपको एक ऐसा सेशन लगा, अगर आप 2 मिनट में कुछ कंक्लूड करना चाहें तो। सर सेशन, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज सर। हाँ बताइए, अरे पूछ लेने दीजिए इनको। सर जियोग्राफी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, उसको कैसे करें? देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब पीसीएस अगर आप प्रीलिम्स में देखो तो मुझे नहीं लगता लीनो और लालीना से ज्यादा इन्होंने कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है ना। इनके वही रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं कि ये स्ट्रेट कहाँ पे है, ये समंदर बड़ा है कि छोटा है, ये आइलैंड कौन से कॉन्टिनेंट पे है या किस ओशन पे है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो वो पासेस पूछ लेते हैं, नदी पूछ लेते हैं, ट्रिब्यूटरी पूछ लेते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल तो उसमें कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल जो कुछ भी है वो आपका जीएस पेपर 1 में आएगा ज्योग्राफी के, जिसमें आपसे अर्थक्वेक वगैरह पूछेगा, लैंडफॉर्म्स पूछेगा, सुनामी पूछेगा, तो वहां पे आपको उसको पढ़ने की जरूरत है। अब तो पीसीएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल भी नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़े। ज्योग्राफी टफ होती है, सारे कॉन्सेप्ट नहीं याद होते हैं, लेकिन अगर अभी हम बात करें ये सेशन क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक था, तो एक क्वेश्चन आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और ये अलीनो और लालीना वाला तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। तो सर जियोग्राफी मतलब किस बुक से करें कि पूरा क्लियर हो जाए? आप देखिए एनसीईआरटी भी यूज कर सकती हैं, और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास तो महेश बरनवाल की किताब है, और मुझे लगता है वो किताब काफ़ी अच्छी है, मेरे पास 5 साल से है, और ये काफ़ी अच्छी किताब है। आप महेश बरनवाल ट्राई कर सकते हो, या और सर कोई भी जैसे देख मेरे सकते हो। पास दृष्टि क्विक बुक है, वो चलेगा? हाँ चल जाएगी। देखिए स्टैंडर्ड बुक्स तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या किसी भी बुक पब्लिशर के अच्छे ही होते हैं, आप उसी से करो। कॉन्सेप्ट में फंसने की जरूरत क्यों है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। जब प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आप मुझे बताओ सर प्रीलिम्स का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 3-4 लाइन का होता है, मुझे तो याद ही नहीं है। सर सर्शन रीजनिंग की है आप को भी जी। लेके मतलब क्या चीज मतलब? जैसे अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा, मेंस के क्वेश्चंस लिखने में प्रॉब्लम हो रहे हैं। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप नॉर्मल वीडियो सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं। जैसे मैं आपको अगर एक रेफर करूं तो एक अमित सेन गुप्ता करके चैनल है, उन्होंने ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं लेमैन भाषा में, आप उनको फॉलो कर सकते हो सर कॉन्सेप्ट हिंदी समझने मीडियम के लिए। के लिए? आप उसको हिंदी में कर सकते हो, नीचे सबटाइटल्स जो आएंगे वो हिंदी में आएंगे, आप वहां से पढ़ लेना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर टेस्ट सीरीज तो दे रहा हूँ, लेकिन 85 नंबर से मतलब ज्यादा इंक्रीज नंबर नहीं हो पा रहे हैं सर क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज देने की जरूरत ही नहीं है, 10 साल के पेपर लगाओ, टेस्ट सीरीज छोड़ दो। सर वो तो मैं कई बार कर चुका हूँ, तो वो तो मेरे आते ही हैं। जैसे देखो टेस्ट आज देता तक हूँ। किसी भी टेस्ट सीरीज में मैंने कभी उतने नंबर स्कोर नहीं किए जितना मुझे रियल एग्जाम में मिला। कोई मतलब नहीं है, क्यों हेडेक लेना, चुपचाप आप अपना प्रीलिम्स लगाओ, पीसीएस का जो पीवाईक्यू है, और टेस्ट सीरीज आखिरी में 2-4 दे लेना बस, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी ध्येय दृष्टि के देना, बहुत ज्यादा ऐसे चैनल्स के नहीं जो यूपीएससी मॉड्यूल क्वेश्चन बनाते हैं। सर करंट अफेयर थोड़ा मुझे सही नहीं करंट अफेयर आता के है। लिए कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग की आप मटेरियल ले लो, और आखिरी में अगर आप हिंदी मीडियम हो तो घटनासार कर लो, और आई दृष्टि जो घटना चक्र की आती है उसको कर लो। थैंक यू। थैंक यू तो आप सभी को जो इस सेशन से जुड़े, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋषि सर अभी भी हमारे टीम का हिस्सा रहेंगे, तो अगर कई लोगों के डाउट्स अगर नहीं ले पाए, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है, तो एकदम डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आप मेन ग्रुप में अपना डाउट पूछ सकते हैं, सर जब भी टाइम मिलेगा सर रिप्लाई करेंगे, या बाकी हमारे जो कुछ एडमिन सेलेक्टेड एडमिन लोग हैं वो भी करेंगे। तो मैं लास्ट में सर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपना एक्सपीरियंस अगर 2 मिनट में शेयर कर सके, और एक फाइनल मंत्रा दे सके लोगों को कि आगामी 100 दिन के लिए प्रीलिम्स के लिए कैसे करें। एंड ओवर टू यू सर। हाँ जी, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैंने ऐसा कोई लाइव सेशन कभी किया नहीं है, लेकिन आशीष जी ने बोला था, और काफ़ी दिन से ये ड्यू चल रहा था अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से, और साथ में नौकरी भी है, आना जाना भी लगा रहता है, घर से काम, काम से घर, तो उस चक्कर में नहीं हो पा रहा था। हालांकि ये सेशन काफ़ी अच्छा था, मुझे लगता है मैंने जितने डाउट्स बताए हैं बहुत ही कंसाइज तरीके से बताए हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच से बताए हैं। आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि मेरा तरीका थोड़ा अजीब है, गड़बड़ है, या जो टीचर्स लोग बताते हैं वैसा नहीं है, लेकिन देखो यार, आपको एग्जाम निकालना है, नौकरी पानी है, नौकरी पानी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो कुछ भी सपने संजोए हैं वो पूरे करने हैं। एग्जाम निकालना है तो यही अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी।
स्पेशलिस्ट बनने का कोई मतलब नहीं, उसके लिए आप PhD कर सकते हो, वहां पे जाके अपना एक करियर बना सकते हो। अगले 100 दिनों के लिए जैसा मैंने आपसे बताया 10 साल का पेपर रिसर्च कर डालो, अच्छे से उसको चाट लो, उसमें कुछ भी मत छोड़ो, और करंट वाले पोर्शन में वो समझने की कोशिश करो कि अवार्ड्स कौन कौन से पूछ रहा है, स्पोर्ट्स में कौन कौन सा पूछ रहा है। जैसे भी ओलंपिक होने वाला है तो ओलंपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो ओलंपिक को तैयार कर लो, है ना। जो फिक्स्ड चीजें हैं उसको समझो, उसको पढ़ो। टेस्ट सीरीज आखिरी में केवल अपनी स्पीड को चेक करने के लिए और आप पेपर को ढंग से प्रेजेंट कर पा रहे हो, MR भर पा रहे हो 2 घंटे में कि नहीं, इसलिए लगाना। और टेस्ट सीरीज को के नंबर को देख करके हताश मत होना, है ना, क्योंकि रियल पेपर वैसा नहीं होगा। और बाकी अगर मौका मिला तो हम लोग और सेशंस रख लेंगे, एग्जाम के पहले रख लेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको सॉर्ट आउट करूं। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आशीष जी को धन्यवाद और बाकी सिविल वल्ला टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे चल के मौका मिलेगा तो हम लोग ऐसे सेशंस प्री के लिए, मेंस के लिए आराम से रखेंगे और आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी सर, सच में सेशन तो काफी अच्छा रहा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आशीष सर से कि सर को सिविल वाला टीम की तरफ से एक वोट ऑफ थैंक्स की तरह बोल के इस सेशन को कंक्लूड करें। आशीष सर। आशीष सर आप सेशन में हैं? चलिए कोई बात नहीं। ऋषि सर आपको फिर से सिविल वाला टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू एंड आई होप कि आप दोबारा जल्दी आएं, जैसा कि आपने बोला, और एक और अच्छा सेशन लेंगे, थोड़ा बड़ा सेशन लेंगे ताकि और तरह के जो वाइड रेंजेस के डाउट्स होते हैं हम लोग टैकल कर सकें। और आपका एक्सपीरियंस तो सच में काफी अमेजिंग रहा, आपके बताने का तरीका तो मतलब हम लोग भी एस्पिरेंट है तो देखते हैं कि एकदम सही बातें आपने बताई हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, और इसी के साथ हम लोग सेशन कंक्लूड करते हैं। तो ऋषि सर अगेन थैंक यू वेरी मच एंड आप लोग पढ़ते रहिए एंड लड़ते रहिए। बाय बाय।